के लिए तो बहुत ही बड़ी उथल-पुथल है कि उनका एक ऐतिहासिक महत्व के जो जो प्रजातंत्र के या भी सरकार के मतलब जो शासन तंत्र के जो एक मुख्य अंग और स्थापन होते हैं, उनको उन्होंने पूरी तरह से स्वाह कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी जो है वो एक सेंट्रिस्ट या कि समझिए कि समझदार लोगों को ही सामने लाया गया। और वहाँ पे ये जो जेन जी की जो फालतू की बात है कि उनमें कौन-सी बहुत बड़ी ज्ञान आ चुका है। वो कोई ज्ञान हो तो उत्पात में और जो है जलाने में ही उनका रहा है और इसमें निश्चय ही ये पाकिस्तान की आईएसआई का कोई न कोई और चीन की एजेंसी पर और दूसरे भी जो चाह रहे हैं, कहते हैं कि $600 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमेरिका के विभिन्न संस्थानों द्वारा किया गया है। एक बहुत ही विचित्र और ये मतलब ये सोचने वाली बात है कि देश का एक बहुत दुनिया का विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातांत्रिक जो राष्ट्र है, वो अपने निहित और क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह से छोटे देशों में या बड़े के देशों में वो इस तरह के उत्पाद कराने के लगातार प्रयत्न करता जा रहा है। 60 या 70 से अधिक इस तरह के उदाहरण सामने आ चुके हैं। तो ये तो हुई नेपाल की बात और पहले हमने की कि हिंदी के लिए 2 दवाएँ, वो भी एक हिंदी की स्थिति को जो है वो सामने उसको उस दृष्टि को जिस तरह से समाज या तंत्र देखता है उसको, तो अब देश के जो है वो आर्थिक तंत्र की ओर चलते हैं कि जो ये है वो क्या आप शेयर इसको 10 मिनट के बाद कर सकते हैं क्या, 5 मिनट के यस, बाद? यस। हाँ, ये ठीक है, चलिए कर लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। जी। तो अब आर्थिक तंत्र में जो आपकी तो बड़ी ही गहन रोज की दृष्टि रहती है। तो जो शेयर बाजार है उसका किस तरह का ट्रम्प साहब की जो है वो उथल-पुथल के कारण और उनकी जो धमकियों के कारण और टैरिफ के कारण जो पूरी दुनिया में जो एक हलचल हो चुकी है। तो अब वो आपको आगे क्या लगता है कि क्या ये सारा उथल-पुथल करके फिर वो पुराने उसमें उन्हें जाना ही पड़ेगा, इस तरह के संकेत कुछ नज़र आ रहे हैं? भारतीय शेयर बाजार में सब कुछ अच्छा था, हुँ, लेकिन ट्रम्प का टैरिफ इसको बढ़ने नहीं दे रहा था। जो जो जी। जब ट्रम्प ने कुछ नरमी के ट्वीट किए, तो ऐसा हुँ, लग रहा है कि ये टैरिफ पे भारत पर दबाव अधिक नहीं रह पाएगा, और हो सकता हुँ, है कि जो टैरिफ 25% अतिरिक्त लगाया गया था हुँ, रूस से तेल खरीदने के कारण, वो वापस हो जाए। अगर वैसा हुँ, हुआ तो शेयर हुँ, मार्केट बहुत जोर से उछलेंगे। अभी मार्केट में सारी बातें सकारात्मक हो गई हैं। हुँ, जीडीपी अच्छी है, जीएसटी कट हो गया है, हुँ, करदाताओं को छूट दी गई है, हुँ, मानसून अच्छा है, हुँ, तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में है। तो ये सारी बातें किसी भी शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन भारत में उतना बड़ा उछाल दिख नहीं रहा था। धीरे-धीरे मार्केट बढ़ा है, हुँ, 50-100 पॉइंट कर करके 7-8-9 दिन तक मार्केट में तेजी रही है। लेकिन पहले क्या होता था कि ऐसी कोई भी अच्छी बात आती थी तो कोई टैरिफ का भय नहीं था। तो मार्केट 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऐसा बढ़ जाता था 2-3 दिनों में। तो अब हुँ, लग रहा है कि वो क्रम प्रारंभ हो सकता। तकनीकी रूप से भी मार्केट 25,100 के ऊपर बंद हो गया, या हुँ, 25,000 के ऊपर। तो वो एक हुँ, अच्छा माना जा रहा है कि अब यहाँ से तकनीकी जो एक दुर्बलता दिख रही थी वो भी दूर हो गई। तो कुल हुँ, मिला के अभी स्थितियाँ बहुत अधिकतर भारत के पक्ष में हैं, और अधिकांश पक्ष में है। तो इस के कारण आप एक अच्छा उछाल आने वाले दिनों में देख सकते हैं। अ, बस बस बात इतनी है कि ट्रम्प महोदय फिर से कोई उटपटांग बात ना बोल दें, माधव जी। तो ट्रम्प साहब का तो कुछ मालूम नहीं है कि हो सकता है वो पूरी ही तरह से बिल्कुल ही पलटी मार दें कि मैं तो सब कुछ हिला-डुला के एक बच्चे की तरह से सब कुछ देख रहा था और अब मैं फिर उसी तरह मैं चला जाऊँगा। और जिस तरह से उनका वहाँ पे विरोध हो रहा है अमेरिका में और बहुत सारे लोग मुखर हैं और भारत के जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो भी हैं। तो उसका कोई अंतर आएगा। लेकिन जो आगे आने वाली जो संभावनाएँ हैं मतलब जब तक पूरी तरह से परिस्थितियाँ स्थिर नहीं हो जाती, उनकी दिशा
और दशा नहीं मालूम पड़ जाती तब तो कह नहीं सकते। लेकिन इन सब उथल-पुथल के बीच में कौन-सा वो क्षेत्र है जो कि लगता है कि आगे बढ़ेगा? क्षेत्रों की बात करें तो पीएसयू बैंक फिर से आकर्षक मूल्यों पे उपलब्ध हो गए हैं, विशेषकर जो छोटे पीएसयू बैंक हैं, जैसे हुँ, हुँ। बैंक ऑफ इंडिया, अ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, हुँ, हुँ। आईओबी, ये सब शेयर्स काफ़ी अच्छे भाव पे उपलब्ध हो गए हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी होके भी अब अच्छे भाव पे उपलब्ध है। हुँ, गेल है, ये सब हुँ, कंपनियाँ अच्छा कर सकती हैं, जहाँ पे डिविडेंड यील्ड अच्छा है, पी रेशियो अच्छा है और ऊपरी भाव से अच्छे गिर चुके हैं। हुँ, हुँ, लेकिन तब है कि अ, वातावरण देखना पड़ेगा। क्या हुँ, विदेशी संस्थागत निवेशक पुनः खरीद के लिए आते हैं कि नहीं? देशी संस्थागत निवेशकों ने बहुत अच्छा क्रय किया है और लगातार करते भी आ रहे हैं। और ये अभी एक अनुमान बताया गया था कि 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग नगद राशि अभी भारतीय म्यूचुअल फंडों के पास है। तो वो हुँ, किसी आक्रामक विदेशी बिकवाली का प्रतिकार भी कर सकते हैं। और विदेशी निवेशकों ने तो पिछले कुछ दिनों में बहुत शेयर बेचे और लगातार बेचे, तब भी मार्केट में उतनी गिरावट नहीं आई। हुँ, तो ये सब अच्छी स्थितियाँ है, म्यूचुअल फंड का आकार बढ़ रहा है। अभी जो जीएसटी की छूट हुई है उससे लगता है कि उत्पादन बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कंपनियों के लाभ में अच्छी बढ़त देखी जा सकती है, विशेषकर अगर आप अगले 6 महीनों का भी एक दृश्य लेके चले, हुँ, तो जो मार्च में जो परिणाम आएँगे कंपनियों के, वो अच्छे हुँ, आने चाहिए। तो एक भय ये भी जो था कि हमारे कंपनियों के परिणाम अपेक्षित नहीं आ रहे थे। तो अगर हुँ, वो 15 से 20% का लाभ दिखा सकते हैं, लाभ की वृद्धि, तो मार्केट हुँ, में जो एक ये कहा जा रहा है कि हमारा मार्केट थोड़ा महँगा है इन स्तरों पे भी, वो हुँ, भावना अब धूमिल हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। तब मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली और एक रैली दिख सकती है। और एक बात क्या हुआ ना माधव जी कि ये जो अभी मंदी आई थी ना, इसमें जो लघु और मध्यम श्रेणी के बहुत से शेयर बहुत अधिक टूट गए थे। हुँ, हुँ, तो उनमें अब एक अच्छी खरीदारी आ सकती है, क्योंकि वो सब शेयर जब स्थिति अच्छी होती है तब चलते हैं। और हुँ, जिस तरह से स्थिति अचानक परिवर्तित हुई है, अमेरिका जितना अभी भारत के प्रति लगाव दिखा रहा है, चतुर मोदी के कारण, जिन्होंने रूस और चीन के साथ हाथ मिला के चित्र खिंचवा के लगता है ट्रंप के पास भिजवा दिया, तो ट्रंप को तो सहायक चाहिए ही चाहिए ना, क्योंकि ट्रंप भारत, चीन और रूस तीनों को तो रुष्ट करके रख नहीं सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं तो अपना एक हितधारक चाहिए ना। पाकिस्तान की तो कोई सामर्थ्य रहा नहीं, क्योंकि भारत ने दिखा दिया सिंदूर में कि पाकिस्तान उसके लिए एक वित्तीय राष्ट्र, और जब चाहता है वो पाकिस्तान की स्थिति खराब कर सकता है। अब चीन तो रूस अमेरिका के साथ आ नहीं सकता, तो अब इस क्षेत्र जी, में संतुलन के लिए उसके पास भारत बचता है। तो इसीलिए लगता है कि उन्होंने देखा होगा कि भारत तो ट्रम्प की जो टैरिफ है उसके आगे झुक नहीं रहा। तो जब कोई राष्ट्र नहीं झुकता तो फिर वो तौलते हैं कि भाई इसको त्याग देने से क्या लाभ होगा। तो अभी उनको लगा होगा कि टैरिफ को अगर हम त्याग दें और भारत को अपना सहयोगी या मित्र सा बना के रखे, तो हम क्षेत्रीय संतुलन कायम करके रख सकते हैं। तो इसलिए भारत के प्रति नरम बातें अब लगातार हो रही है। पहले ट्रंप का ट्वीट आया, फिर अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि नहीं, हम भारत के साथ सहयोग करेंगे। और लगता है भारत ने उनको अब अच्छे से समझा दिया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। इसके इसको छोड़ के आपको जो बात करनी है करो। तो अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है, और कृषि क्षेत्र भारत खोलेगा नहीं। किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए, तो अमेरिका को भारत की व्यवस्था समझनी होगी। और अगर उसको इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली साथी चाहिए, तो उसको हुँ, भारत की शर्तों पे भारत के साथ आना ही पड़ेगा, मान लीजिए। और ऐसा हुआ तो भारतीय शेयर बाजार में तो बहुत बड़ी उछाल आपको देखने मिल सकती है। नए हाई भी बना सकते हैं मार्केट, नए उच्च स्तरों की ओर भी जा सकते हैं। हो। और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने बहुत से शेयर बेच दिए हैं, तो वो उन्हें खरीदी के लिए आ सकते एक जो शेयर है सीमेंस का,
जो कि एक समय 8,000 के आसपास चला गया था। 5,000 से 4,000 से चलते हुए 8,000 के आसपास चला गया था। आज वो 3200 में खड़ा हुआ है। लेकिन जो बाज़ार से खबर सुन रहे हैं कि जो ये विद्युत उपकरण का क्षेत्र है, वो जो भी रेलवे के अंदर काम हो रहे हैं और विद्युतीकरण का काम हो रहा है देश में, तो 4-5 जो मुख्य कंपनियाँ हैं, उसमें सीमेंस अपना एक स्थान रखती है। तो ये कुछ काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र के लोगों से भी बात हुई। तो इस बारे में आपका तो क्या आकलन है? इस पे आपका क्या दृष्टिकोण हो सकता है? मतलब 8,000 का आज 3200 पे पड़ा हुआ है। तो इसमें कोई संभावना है? क्या लगती है आपको? नहीं, सीमेंस बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी है हुँ, और जिन क्षेत्रों में भारत की तेज वृद्धि हो रही है, उस क्षेत्रों में उसका कार्य है। हुँ, सीमेंस जो 8,000 से 3200 हुआ ना, इसमें 2 कंपनी में सीमेंस बदल गया या हुँ। जिसको कहते हैं ना डीमर्जर हो गया। तो हाँ, 2 एक सीमेंस एनर्जी हो गई और एक सीमेंस और है। तो इस हाँ, कारण से वो मूल्य कम हुए। लेकिन हुँ, सीमेंस एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मैं बार-बार कहता हूँ कि कोई भी कंपनी अच्छी है, लेकिन उसका मूल्य अच्छा है या नहीं, ये निश्चित करता है कि वो क्या पी रेशियो पे मिल रही है, उसका हुँ, कैश फ्लो क्या है, उसमें टेक्निकल सिग्नल क्या है, इनके आधार पे उस प्राइस पे उसको लेना है या नहीं लेना है, या भविष्य में उसके लाभ में क्या वृद्धि की संभावना है। इन 4 मोटे-मोटे कारकों के आधार पे ही उसमें खरीदने का निर्णय लिया जा सकता है। तो ये हुँ। देखना पड़ेगा कि सीमेंस किस पी रेशियो पे उपलब्ध है और आगे चल के उसमें क्या वृद्धि हो सकती है। हाँ, तो एक सीमेंस ग्रुप हो गया, चाहे सीमेंस हो, एबीबी हो। हाँ, हाँ। एबीबी की मतलब ये जो एक क्षेत्र है जैसा कि मेरी थोड़ी बहुत हमने किया कि भई इसमें क्या इस क्षेत्र में क्या संभावनाएँ हैं? तो उसमें क्या संभावनाएँ है अच्छी है, लेकिन हुँ, एबीबी भी ऊँची मल्टीपल पे पी रेशियो बहुत हाई है उसका। तो हुँ, जब पी रेशियो हाई रहते, तो स्टॉक में एक बार करेक्शन आता ही आता है। अब ये मेरे अनुसार मेरे जहाँ तक मेरा ध्यान है 9 और उसके बाद एक गिरावट आई। तो जी। देखना पड़ेगा कि किन स्तरों पे ये एक आकर्षक क्रय हो सकता है। अगर उन पी रेशियो पे आ जाए, तो खरीदना चाहिए। अभी हुँ, अगर आप खरीद भी लेंगे तो 10-20% का एक उछाल उस क्षेत्र को अच्छा देखते हुए आ सकता है। हुँ, लेकिन अगर हम पूर्ण मूल्यांकन पे जाएँ, जो मूल्यांकन के आधार होते हैं, उनके आधार पे इसका भाव देखें तो अभी भी बहुत सस्ता नहीं है। हाँ, अच्छा। जैसा हम लगातार कहते हैं कि ये एक सामान्य जानकारी है, निवेश निर्णय तो आप अपने विवेक के अनुसार या किसी अ, विशेषज्ञ से पूछ के ही लें, पर जो जी। हम सामान्य समझ पा रहे हैं, वो बातें आपसे कर रहे हैं। तो लेकिन शशांक अगर भाई हुँ, सीमेंस की अपेक्षा अगर है हिंदुस्तान हुँ, एरोनॉटिक्स को खरीदा जाए, तो वो ज़्यादा हुँ, अच्छा लगता है मेरे को। क्योंकि अच्छा। उसके जो इंजन वाले समझौते वो होते जा रहे हैं, सरकार भी उसको बड़ा ऑर्डर दे रही और भारत का जो वायु क्षेत्र है, विशेषकर हुँ, लड़ाकू विमानों का, उसमें उसकी एक बड़ी भूमिका है। और जो मोदी जी का स्वभाव है और जो कार्य करने का उनका शैली है, उसमें हुँ, वो आत्मनिर्भर वायु क्षेत्र में बनेंगे ही बनेंगे और बनेंगे तो सीमेंस को बड़ा लाभ होगा। तो इस दृष्टि को सॉरी सीमेंस नहीं एचएएल को बड़ा लाभ होगा। तो इस दृष्टि से एचएएल को आप वरीयता दे सकते हैं एबीबी की तुलना में। लेकिन ठीक है, अगर एबीबी और थोड़ा-सा नीचे आ जाए किसी कारणवश या आप छोटे लाभ के लिए लेना चाहते हैं और आपको हुँ, लगे कि सारे बाज़ार की स्थितियाँ अनुकूल होती जा रही हैं और इसमें हुँ। तकनीकी रूप से ये खरीदने का संकेत दे रहा है, तो वहाँ पे जी। खरीद सकते हैं। तो आपका जो मुख्य इसके अंदर एक आकलन था कि जो आप कोई किसी को सलाह देंगे, तो उसमें पीएसयू बैंक की तरफ जो छोटे पीएसयू बैंक हैं, उनकी तरफ से जो है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इनको आप अधिक वरीयता देंगे, ऐसा आपने कहा है। हाँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे मल्टीपल पे उपलब्ध है। अपने हुँ, अधिकतम मूल्य से बहुत नीचे भाव पे मिल रहा है
और उनमें कोई विशेष बुरी बात आई नहीं है। और बैंक तो दिन पे दिन सुधरते ही जा रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट भी सुधर रही है, कार्य प्रणाली भी सुधर रही है, उनका जो कार्य संस्कृति है वो भी अच्छी हो रही है। तो इसके आधार पे वहाँ कोई कंपनी स्पेसिफिक या क्षेत्र संबंधित कोई क्षेत्र विशेष को लेके कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन नहीं चल रहे तो कभी कभी ऐसा होता भी है कि लोगों को कोई शेयर थका देते, और जब लोगों का मनोभाव उसके विपरीत हो जाता तो वहां पे तभी बड़े खिलाड़ी आके उसको खरीदना प्रारंभ करते हैं। लेकिन आप कोई भी शेयर जिसमें मूल्य है उसकी उपेक्षा बहुत अधिक दिनों तक नहीं कर सकते। वो जी, ऐसे ही है कि जैसे कोई शेयर अपने मूल्यों से बहुत ऊपर चला जाए तो बहुत अधिक दिन तक आप उसको वहां नहीं रख सकते। जो आधारभूत मूल्य के जो सिद्धांत हैं उसके ऊपर चला जाए, बहुत ऊपर चला जाए, तो फिर वहां पे गिरावट आती है। उसी द तरह लॉ ऑफ आधारभूत मूल्य से नीचे चला जाए। हाँ, तो इसलिए अच्छा हो कि अभी शेयर खरीदना है तो हमें तो सुरक्षा का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। शेयर जी, तो 4,000 उपलब्ध है। अब उसमें कौन से ऐसे शेयर है जहाँ पे मूल्यांकन उचित है, लाभ दिख रहा है, डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, उन सब जो आयाम है, माध्यम है, उनके आधार पे ही चयन करना पड़ेगा। तो जब ये सब उपलब्ध है तो हम इनमें ही धन क्यों ना लगाएं, क्यों अन्य किसी शेयर के बारे में अभी सोचें। जी। तो शशांक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों से चर्चा करने की योजना हो रही थी, लेकिन कुछ संयोग नहीं बैठ रहा था, तो आज संयोग बैठ गया और हमने 3 विषयों की, बहुत ही सामयिक विषयों की चर्चा की। एक तो हिंदी दिवस पर, हिंदी के लिए 2 दबाएँ और उसके बाद में नेपाल की परिस्थितियाँ और फिर भारत की आर्थिक जो पृष्ठभूमि है, जो आज की वास्तविकताएँ हैं और वैश्विक जो आर्थिक जगत की और ट्रम्प साहब की कलाबाजियों के कारण जो प्रभाव है और उसमें कुछ शेयर आपने और क्षेत्र जैसे कि सरकारी बैंक हैं उनको आपने चिन्हित किया और एचएएल जो डिफेंस के शेयर हैं उसको आपने चिन्हित किया। तो शशांक भाई आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास तुरंत ही जल्दी ही फिर से लौटेंगे इन्हीं सभी सामयिक और गूढ़ विषयों की चर्चा करने के लिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद माधव जी। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने जो है वो वित्तीय और राजनीतिक और सामाजिक चिंतक और विश्लेषक श्री शशांक भारद्वाज के साहब के साथ में और हिंदी देश में किस तरह से उसकी अ, उसकी अधिक प्रसिद्धि हो, उसमें शुद्ध हिंदी का हम उपयोग सब करें। उसका एक बहुत ही एक लंबा जो है वो संघर्ष शशांक भाई करते रहे हैं और उससे हम सब लोगों को और अन्य बहुत सारे लोगों को उससे एक प्रेरणा भी मिली है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।